काम हो सके। ठीक है, कोमल स्क्रीन शेयर करें और शुरू करें। ठीक है सर। सर अभी आपके साथ कौन सी स्क्रीन का क्लास कार कार प्राइस वाली? प्राइस प्रेडिक्शन असाइनमेंट की नोटबुक सही। आ रही है। अच्छा, तो ये जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया था कार प्राइस प्रेडिक्शन, मैंने इसी पे काम किया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ही इसी से रिलेटेड आ रहे थे। जबरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, पूरा नहीं किया मैंने क्योंकि ये असाइनमेंट है आप लोगों का। मतलब जो है ना हाइपर ट्यूनिंग वगैरह वो मैंने कुछ नहीं की क्योंकि वो आप लोग करेंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्राइस की प्रिडिक्शन करनी थी कार की। ठीक है, तो स्टेप हमें यहाँ पे फ्लो लिखा दिया हुआ था, उसी को मैंने फॉलो करते हुए इसको सॉल्व किया है। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवा लिया है, अच्छा नमपाई, एक मिनट पांडास। कोमल, एक मिनट ना। जी ये आज की क्लास का जो लिंक है ये हमने शेयर कर दिया था। सर, मतलब मैंने बता दिया था स्लैक पे भी और वहाँ पे नहीं, वो अब फेसबुक मसला ग्रुप। ये है कि वो जो मैं आ हमारे गया वो हूँ। वाले आ गए, आ गया हूँ मैं। वो जो हमारे पास जो है ना वो सैटरडे वाले बच्चे हैं, उनके पास तो संडे का लिंक नहीं होगा ना, हाँ, ये तो ऐसे ही नहीं है ना। होगा जी। तो इसका मैं लिंक जो है डाल रहा हूँ, कॉपी लिंक। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करें, मैं इसको फेसबुक पे डाल देता हूँ ताकि जिसको ज्वाइन करना हो वो कर ले। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा लेंगे। जो मुझे उस टाइम लग रही थी कि जो लाइब्रेरीज यूज़ होंगी तो वो मैंने पहले इंपोर्ट करवा ली। सही है, तो सेकंड हम लोग जो है लोड अपना डाटा करवाएंगे और उसके लिए हमें ये कमांड पता है pd.read_csv, और यहाँ पे हमारा फाइल का पाथ आता है। सही है, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, डाटा डॉट हेड्स, इसके हेल्प से मैं अपना डाटा को विजुलाइज कर सकती हूँ कि मेरे डाटा में कौन से कॉलम्स हैं, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे 26 कॉलम्स हैं मेरे पास, और उसकी शेप भी मैंने चेक की है जो हमारे पास कमांड है डाटा डॉट शेप उससे। तो 205 हमारे पास रोज़ हैं एंड 26 हमारे पास कॉलम्स हैं। और इस कमांड की हेल्प से मैंने क्या किया है कि ये कॉलम्स देख लिए कि मेरे पास कितने कॉलम्स हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टेप था मेरे पास कि मिसिंग वैल्यूज़ चेक करनी है। सही है, तो पांडास की जो एक कमांड है, इसकी हेल्प से मैंने क्या किया है, मिसिंग वैल्यूज़ का सम ले लिया है, इज नल डॉट सम। तो यहाँ पे आप लोग को पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो मिस नहीं है। क्लियर? मैम सम करना ज़रूरी था क्या? हम तो इजनल से भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमें ट्रू फॉल्स वगैरह रिटर्न कर देता या फॉल्स रिटर्न कर देता बूलियन अब में ये सब। अब ऐसे कर लें, सम से पता चल जाता है ना कितनी वैल्यूज, अगर सपोज मतलब कि मिसिंग वैल्यूज होती तो उससे दोनों मुझे आउटपुट दिखा दें तो कोमल, दोनों आउटपुट दिखा दें, दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, सम हटा के भी दिखा। अच्छा, तो ये फिर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा ना सही तरह। जब लार्ज डेटा होगा तो समझ नहीं आएगा ना ये। वो ये देखें, ये फिर ओके ओके, सही, ठीक है मैम। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू मिसिंग मैम ये कम आ जाता है। कोला के अंदर डेटा जो है अपडेट करने में काफी वो इशू आता है, उसका कोई आसान तरीका बता देते हैं? अपलोड करने में डाटा। कोलैब के अंदर जो एक सेशन होता है 12 घंटे में एक्सपायर हो जाता है, तो वो डेटा भी काफी हैवी होता है और वो थोड़ी देर बाद तो सेशन एंड हो तो वो एक्सपायर कर जाता है। तो उसका कोई आसान दोबारा तरीका है कि किसी तरह डायरेक्टली केगल से डेटा जो है कोलैब में लेके जाया जा सके? आपको उसके लिए अपनी डायरेक्टरी, अपनी जो गूगल ड्राइव है ना, उसका फोल्डर जो है माउंट कराना पड़ेगा कोलैब के ऊपर। तो फिर वो जब आप नोटबुक शुरू करेंगे, जब वो एक सेल आप एग्जीक्यूट करेंगे, उसके अंदर वो कमांड लिखी होगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव के फोल्डर को कोलैब की उस वर्किंग डायरेक्टरी के साथ जो है ना माउंट कर देगी। तो फिर वो डाटा जो आपकी ड्राइव पे पड़ा होगा वही यूटिलाइज होता रहेगा, आपको बार बार डाटा कोलैब पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी।
ये थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा कि किस तरह माउंट करते हैं अपनी डायरेक्टरी को। 2 लाइनों में कोड है उसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू। और यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कैगल का डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं ना इसकी नोटबुक पे। जैसे ये इसका कोड है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी नोटबुक रीड करें और यहाँ पे इनका डाटा यूज़ कर लें। ये सर ये वाली शेयर हो रही है स्क्रीन, डाटा हाँ एनालिसिस हो रही है, हो रही है, हो रही है। ठीक है, यहाँ तक मैम कैगल फास्ट है या कोलैब? वो आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फास्ट है। मैंने ऐसे कंपेरिजन नहीं किया। अब वहाँ से अपलोड करने में देरी लगेगी, यहाँ से डायरेक्ट यूज़ हो जाता है। इसमें फास्ट मेरे ख्याल से कैगल ही होगा इस तरह से। जी ओके मैम, कंटिन्यू करें प्लीज़। अच्छा, तो data.info की हेल्प से अब मुझे देखना था कि मेरा जो है डाटा सारा न्यूमेरिकल वैल्यू में है या कुछ नॉन न्यूमेरिकल्स में भी है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू में भी है। तो जब मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे ये वाले जो मेरे पास ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं ये सारे मेरे पास किस में, स्ट्रिंग में है डाटा। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग का डाटा जो है वो डायरेक्ट मॉडल में नहीं डाल सकती, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो कुछ स्टूडेंट्स ने की भी है और कुछ ने शेयर किया हुआ था असाइनमेंट अपना। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान एस्किट लर्न की लाइब्रेरी को यूज़ करके लेबल इनकोडर यूज़ किया है। उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आप लोग इसकी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से ये मैंने जो ये स्ट्रिंग वाले कॉलम्स थे ना, जी सिर्फ स्ट्रिंग वाले कॉलम मैंने उठा लिए यहाँ से। अच्छा, तो अब मैंने फ्यूल टाइप का स्ट्रिंग वाला जो था यहाँ पे ये देखो फ्यूल टाइप, ये तो ये ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, इसको मैंने नॉन न्यूमेरिक है तो इसको मैं न्यूमेरिक करने के लिए यहाँ से इस कॉलम को उठाऊंगी और फिर डॉट फिर ट्रांसफॉर्म करूंगी और यहाँ पे ये इनकोड हो जाएगा मेरे डाटा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। अच्छा ये हमने क्यों किया है? हमने इसीलिए किया है कि हमें मालूम है कि हमें टेंसर में सारा डाटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में भेजना है, और ये हमारे पास डाटा इस कॉलम में स्ट्रिंग के अंदर है। जिस तरह हम अपने लेबल्स को वन हॉट इनकोड करते थे, नंबर्स में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, उसी तरह हमें ये करना पड़ेगा। इसके लिए ये साइकिट लर्न की लाइब्रेरी इस्तेमाल की है। लेबल इनकोडर की बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो जाती है, सीधी सीधी होती, तो आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह मैंने मतलब जो भी कॉलम्स है उनको ले लिया और वन बाय वन जो है इसको इनकोड करवा लिया। और एक और मेथड भी जो मैप का आप लोगों ने पढ़ा था उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे डोर नंबर में 2 ही थे ना, 2 और 4, तो इसको अगर इस तरह हो आपके पास सिर्फ 2 या 3 हो तो उसको आराम से मैपिंग भी करवा सकते हैं। ये 2 टेक्निक्स मैंने बता दी, दूसरी आप लोग बताएंगे। और नेक्स्ट अब मैं ये आपने 1 बाय 1 किया हुआ है, इसको प्रोग्रामेटिकली आपने नहीं किया हुआ। मतलब जो कॉलम ऑब्जेक्ट्स के सिर्फ वही ला कर दे दे। हाँ, सिर्फ मैंने वही लिए हैं, वही रिट्रीव कर दे सिर्फ एक लाइन पे, वन लाइनर। आप इस पे आपने नहीं लिखा हुआ। वन लाइनर। नहीं मैम, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो डेटा डोर नंबर ये जो आपने लिखा है, ये आपने एक पर्टिकुलर कॉलम लिया है या जो सारे हमारे ऑब्जेक्ट कॉलम थे उनको हमने 2 और 4 से रिप्लेस करवा दिया, वो ये पूछ रहे हैं आई थिंक। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो ये ये लिया हुआ है फ्यूल टाइप, इंस्पिरेशन और ये कार बॉडी, या आपने अरे अलग अलग लिया हुआ है। सपोज एक हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है जो जिसमें 200 कॉलम्स हो, तो आप ये पूरा लिखेंगे, 200 कॉलम्स आप लिखेंगे। आप उसके लिए प्रोग्राम लिख लें, ये 200 कॉलम्स लिख लें। देखिए उसके अंदर ये हो सकता है कि पहले आप जो है ना लेबल एक फंक्शन बना ले, एक फंक्शन बना ले जिसके अंदर लेबल इनकोडर इम्प्लीमेंट हो। वो फंक्शन आपसे कॉलम का नाम पूछे, ठीक है, और वो यहाँ पर पास हो जाए, डेटा के अंदर कॉलम का नाम पास हो जाए और वो उससे आउटपुट जो है वो रिटर्न करता रहे। तो आप उसको पूरी लिस्ट भेज देंगे अपने उन कॉलम्स के नाम की जिनके अंदर स्ट्रिंग डाटा मौजूद है, वो सबको कन्वर्ट करके आपको जो है वो डाल देगा। कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 बाय 1 करें, ठीक है, लेकिन अब थोड़ी पाइथन की स्किल जो है आपको दिखानी पड़ेगी उसके अंदर। सर तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए वन लाइनर आ जाता है ना सर, कि आप टोटल
आप एक अलग अलग से करें, मतलब जी, आप अलग अलग कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये है कि सर आप सिलेक्ट डेटा टाइप और इंक्लूड ऑब्जेक्ट, ये एक वन लाइनर से हो जाता है, आपको पूरा लिस्ट दे देता है उन कॉलम्स की जो जिनके डेटा टाइप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नहीं, उससे तो सिर्फ कॉलम के नाम आएंगे ना, सारे ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो जाएंगे ना। मैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर कर लें। वो आप सही कह रहे हैं कि अगर मुझे खाली, जैसे अभी हमने कोमल ऊपर वाला सेल दिखाइएगा, तो उसका सिर्फ सर गेट डमीज का वो फंक्शन इस्तेमाल कर ले सर, वो वन नॉट डमी, कोडिंग हो हाँ जाएगी डमी, सर। डमी का भी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर सारे आ रहे हैं ना तो हम खाली ऑब्जेक्ट्स भी उठा सकते हैं। डी जी टाइप सर, के अंदर ऑब्जेक्ट्स का डाल उठा दिया ले, उसका ऑब्जेक्ट। एक लिस्ट बना ले, उसी लिस्ट के ऊपर हाँ वन नॉट इनकोडिंग कर ले गेट डमीज के थ्रू हाँ, सर, 2 लाइनों में बिल्कुल आ जाता बिल्कुल है सर ये। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक सर। मिस ये मैप का फंक्शन बता दे, समझ नहीं आया। अच्छा, मैप का फंक्शन समझ नहीं आया तो आप उस इसी तरह कर लें। मैपिंग बेसिकली यहाँ से अब 2 को उठाएगा और उसके ऊपर जाके इस 2 को मैप कर देगा। जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ वहाँ सही में ये समझ न्यूमेरिकल आया। 2 डाल देगा। इंटीजर को उसने फ्लोट में कर दिया कन्वर्ट, या नहीं, किसी नंबर स्ट्रिंग में को कर दिया, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग को नंबर में नंबर पे। मैप किया वहाँ पे। हाँ, कहाँ अच्छा कहाँ तो 2 है? 2 कहाँ कहाँ है? ये डोर ये नंबर आ गया जैसे ना। ये है 2 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, एक मिनट में आपको डोर नंबर ये यहाँ पे ये 2 था। सही है तो उसको आपने उसमें कर दिया, नंबर में कर दिया। जी, मैपिंग कर दी। सर एक क्वेश्चन है। जी इसमें जो स्ट्रिंग्स जितने भी हमारे पास कॉलम्स है, इसमें जो आंसर्स होंगे वो डिफाइंड होंगे, मतलब लिमिटेड आंसर्स होंगे, या ये ओपन एंडेड होंगे? अगर ओपन एंडेड होंगे तो इसमें फिर ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल नहीं होगा? नहीं, देखिए उसके अंदर ये होता है कि अगर आपको कोई ऐसा मसला आ रहा है कि यार उसमें डाटा बहुत ज़्यादा वैरायटी वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ रही है कार नेम आ रहे हैं या स्टूडेंट्स के नाम है। अब स्टूडेंट के नाम तो हर स्टूडेंट का नाम अलग अलग हो सकता है ना, तो हम कितनी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक है, जी सर। तो फिर आपको अगर वो कॉलम रखना ज़रूरी है तो फिर आप वन हॉट इनकोड ही करेंगे हर एक को। ठीक है, नहीं तो अगर कोई इस तरह के कॉलम में आ रहा है जिसके अंदर स्ट्रिंग डाटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको स्टडी करके जो है ना वो देख सकते हैं कि इस कॉलम की हमें प्रिडिक्शन में ज़रूरत है या नहीं है। आप उस फीचर को जो है ना ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट सर, राइट सर। जैसे मैं कार प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अब कार प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए मुझे कार आईडी की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ? जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, ये वन हॉट इनकोड और नॉर्मलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन के अंदर तो जो वैल्यूज होती हैं उनको एक रेंज में लेकर आते हैं। ठीक है, यानी उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो मीन जो है ना, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेट हो जाना चाहिए। यानी अगर वैल्यूज एक कॉलम के अंदर जो है वो उसकी रेंज जो है वो 10 से लेके 100 तक आ रही है, तो इसका मतलब वैल्यूज डिस्पर्स हैं बिटवीन 10 एंड 100। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमें वैल्यूज जो है वो चाहिए 10 और 20 के दरमियान या किसी और रेंज में चाहिए और सारी वैल्यू उसी रेंज में, कोई उससे बाहर ना निकले, तो फिर हम नॉर्मलाइज कर देते हैं डाटा को। ठीक है, उसमें तो क्या हम अपनी रेंज डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमें इस रेंज में दे दे डाटा? जी नहीं, हम अगर हम स्टैटिस्टिक्स के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम खाली स्केलिंग करना चाह रहे हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं कॉलम को, तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यूज जो है सारी 0 और 1 के दरमियान में आ जाती हैं। अगर मैं किसी भी डाटा सेट के कॉलम को उसके मैक्सिमम से डिवाइड कर दूं तो ऑटोमेटिकली सारा कॉलम जो है वो 0 और 1 के दरमियान आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सिर्फ स्केलिंग कहते हैं, जबकि हम जो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉपर तरीका है, कि वो जो नॉर्मलाइज होना बेसिकली क्या है कि मीन जो है वो उसका सेट हो जाए और वैल्यूज जो है वो मीन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पे इक्वी डिस्टेंस के ऊपर, मतलब एक प्रॉपर शेप के अंदर जो है वो आ जाए, आउटलायर्स वाइटलायर्स जो है ना वो नजर ना आ रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का इनकोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ध्यान रखें।
अच्छा, तो यहाँ पे भी हमने जो है इसको कन्वर्ट कर लिए। तो अब यहाँ पे जैसे कार नेम है, और अब दोबारा मैं इसकी इन्फो लेती हूँ कि कौन से जो है वो रह गए हैं। तो इसमें मेरे पास कार नेम तो आप लोगों को नज़र आ रहा था, ये भी ऑब्जेक्ट में है, और सेकंड इंजन टाइप और सिलेंडर नंबर अभी भी ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, तो अब उनको कन्वर्ट करने से पहले मैं इनका कोरिलेशन चेक करना चाह रही हूँ कि प्राइस के साथ इनका कोरिलेशन जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो मैं सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को यूज़ कर रही हूँ। मैम कोरिलेशन समझ में नहीं आया मैम जरा। मतलब कि कोरिलेशन जो है वो किस तरह से समझाऊं मैं पहले 1 मिनट मैं बताता हूँ कोमल इसको। देखो, आपको? हमने बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो पढ़ी हैं, आप जिसके अंदर आपने मीन, मीडियन, मोड भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने वेरिएंस भी पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा हुआ है। सबको ये जी सर। मालूम है क्या क्या होते हैं? सबको मालूम है ना? जी सर। सबको मालूम। जी अच्छा, सर। ये जो मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे जो टर्म्स हम यूज करते हैं ये सारे यूनिवेरिएट कहलाते हैं। यूनिवेरिएट कहलाते हैं। यूनिवेरिएट का मतलब होता है ये सारी स्टैटिस्टिक्स जो अप्लाई होती है ये एक कॉलम के ऊपर अप्लाई होती है। मीन आप 2 कॉलम का नहीं निकालते, वेरिएंस आप 2 कॉलम का नहीं निकालते, एक फीचर का, एक कॉलम का, एक वेरिएबल का निकालते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जब हमारे पास कॉलम्स बढ़ते हैं, अगर मैं 2 कॉलम की स्टडी करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं वेरिएंस स्टडी नहीं करूँगा बल्कि मैं कोवेरिएंस स्टडी करूँगा कि 2 कॉलम के दरमियान कितना वेरिएंस है। इसी तरह फिर मैं रिलेशनशिप स्टडी करूँगा तो मैं कोरिलेशन स्टडी करूँगा 2 कॉलम्स या 2 से ज़्यादा किसी भी 2 कॉलम्स के दरमियान जो है ना वो क्या कोरिलेशन है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, कोरिलेशन रिप्रेजेंट क्या करता है या कोवेरिएंस क्या रिप्रेजेंट करता है? कोवेरिएंस हमें ये बताता है, कोवेरिएंस की बात कर रहा हूँ पहले, ये हमें ये बताता है कि दोनों कॉलम के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, डिपेंडेंसी रिलेशनशिप कैसा है। यानी एक कॉलम की वैल्यू, यानी तीन तरह के रिलेशनशिप होंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप और नो रिलेशनशिप। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी कोवेरिएंस की, चाहे वो कितनी भी बड़ी आए, कोवेरिएंस में सिर्फ चेक करते हैं हम कि प्लस आ रही है या माइनस में आ रही है। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल्स आपस में पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करूंगा तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू होगी। अगर मैं x की वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू करूंगा तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होना शुरू होगी। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं आमतौर पे। फिर हमारे पास जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर कोवेरिएंस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई है तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये x एक वैल्यू जो है अगर बढ़ा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू जो है वो कम हो रही है, या एक वैल्यू कम कर रहा हूँ तो दूसरी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है। ये कोवेरिएंस बताता है कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिस तरह मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, यार अब आईडी का कॉलम वहाँ लिखा हुआ है, क्या आईडी का कोई रिलेशनशिप प्राइस से हो सकता है? तो देखो नीचे हमें यहाँ पर एक छोटा सा कोमल नजर आ रहा है, कार आईडी लिखा हुआ। कार आईडी में प्राइस का रिलेशनशिप देखो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। या हर एक की कोरिलेशन की वैल्यू, कोवेरिएंस की वैल्यू आ रही कोमल, कोरिलेशन। अच्छा नहीं, चलो ठीक है। तो कोवेरिएंस तो आपको शो कर देगा कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि x और y का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, यानी x बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगा, ठीक है। जिस तरह प्राइस बढ़ाऊंगा तो आपके पास जो है वो सेल जो है वो कम हो जाएगी, जब प्राइस कम करेंगे तो सेल जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि बाहर जैसे जैसे गर्मी बढ़ना शुरू होगी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, बिजली का बिल जो है वो हमारा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो रिलेशनशिप जो है होता है। अब मसला ये है कि मैं ये तो कह रहा हूँ
मैं ये तो कह रहा हूँ कि बिजली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बिजली का बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई अब सवाल किया जाए कि भाई कितना बढ़ेगा, एक्स को अगर मैं 1 यूनिट इजाफा करूँगा तो भाई वाई में कितने यूनिट इजाफा या कितने यूनिट कमी जो है वो आएगी। ये हमें कोई वेरिएंस से पता नहीं चलता, ये हमें पता चलता है को रिलेशनशिप। ठीक है, को रिलेशनशिप जो है वो को रिलेशन हमें बताता है कि एग्जैक्टली कितनी जो है ना कितना जो है ना वो बढ़ेगा। एग्जैक्टली नहीं बढ़ेगा, अभी एग्जैक्टली वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि यूनिट प्राइस जो है ना समझ में आए कि हमें ये पता चलता है कि कोवेरिएंस से पता चला कि बढ़ेगा, दोनों में रिलेशनशिप कैसा है। कोवेरिएंस ये बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग या वीक रिलेशनशिप है। ठीक है, अब कोवेरिएंस की वैल्यू जो है वो नंबर्स में कोवेरिएंस की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बड़ी भी छोटी भी। कोवेरिएंस निकालते वक्त हम न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देखते, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को देखते हैं। जबकि जब आप कोरिलेशन निकालेंगे तो कोरिलेशन में आपके पास जो आंसर आएगा वो कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा या इसके दरमियान में आएगा। तो अगर अच्छा ये -1 से लेके +1 तक आता है। ठीक है, यानी एक तरफ -1 है, बीच में 0 है और एक तरफ +1 है। अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। अगर आपकी वैल्यू प्लस की साइड पर 0.2 आ रही है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, प्लस की एक्सिस पे यानी प्लस की डायरेक्शन में 0.2 तक आ रही है तो इसका मतलब ये है रिलेशनशिप तो पॉजिटिव है, प्लस की वजह से बता रहा हूँ, लेकिन बहुत वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि x अगर बहुत बढ़ाऊंगा तो y थोड़ा सा बढ़ेगा, इसको कहते हैं वीक रिलेशनशिप। फिर 0.2 से 0.4 या 0.5 तक अगर वैल्यू आएगी, इसका चार्ट मिल जाता है, आप गूगल करेंगे तो आपके पास कोमल अगर गूगल पे लिखेंगे भी तो आप मिल जाएगा कोरिलेशनशिप का जो है ना स्ट्रेंथ चार्ट। 0.5 तक वैल्यू आ रही तो उसे कहते हैं मॉडरेट है, यानी x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y भी थोड़ा थोड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन 0.6 से 0.8 आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। ये खोल ले, ये कॉर्नर वाला, ये वाला ये लास्ट वाला, इसके इधर वाला, ये वाला सर। ये हाँ चलो ये भी नजर आ रहा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कब होगा, जब ये जो रेड वाला नजर आ रहा है इसको देख लें, 0.8 से 1। अभी इन्होंने पॉजिटिव साइड दिखाई है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी जितना x बढ़ेगा उतना ही तकरीबन उतना ही y बढ़ेगा, ये कोरिलेशन बता रहा है। और 6 से 0.79 तक ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मॉडरेट 0.4 से 6 तक है, वीक रिलेशनशिप इस तरह है, वेरी वीक 0 और 0.9 के दौरान। अच्छा इसी को अगर नेगेटिव साइड पे ले लें कोमल, तो नेगेटिव साइड पे अगर चलेंगे, अच्छा ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव साइड पे चलेंगे तो नेगेटिव में वेरी वीक रिलेशनशिप। नेगेटिव में वेरी वीक का मतलब क्या होगा कि अगर x की वैल्यू बहुत बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू बहुत थोड़ी सी कम होगी, यानी वहां पर थोड़ी सी बढ़ने, पॉजिटिव था ना तो दोनों के बढ़ने की बात कर रहे थे, अब नेगेटिव है तो एक के बढ़ने की और एक के कम होने की बात करेंगे। आई थिंक की बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन -1 के करीब होगा सर, वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप -1 होगा, -1 के करीब, 0.8 से -1, लेकिन वो नेगेटिव होगा, यानी x जितना बढ़ा रहा हूँ y उतना कम हो रहा है, फिर यानी प्राइस ऑफ सेल्स जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए कोमल जी। जी कोई सवाल है तो पूछे। नहीं सर, मैं मैम से कह रहा था ज़रा वापस उस एग्जांपल पे आइएगा मैम, ज़रा असाइनमेंट वाली जो है उसमें ज़रा अब उसी को हम फोकस करते हुए अगर हम ये देखें जी, वो चार्ट दिखाएगा कोरिलेशन वाला जी। यानी कि सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इसमें अब हमारे जितने भी पॉजिटिव और रिलेशन, जैसे अगर हम ये प्राइस की कैटेगरी देख रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है 1 1 1, तो ये हमारे सारे पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एज कम्पेयर टू जैसे
कि नहीं, जो कि आपके अब हम इसको यूं रिलेशनशिप को यूं पढ़ेंगे। देखिए, प्राइस का जी रिलेशनशिप कार आईडी के साथ इतना आ रहा है, प्राइस का जी रिलेशनशिप सिंबॉलिक के साथ इतना आ रहा है, प्राइस का ठीक है रिलेशनशिप फ्यूल टैग का इतना आ रहा है, प्राइस का रिलेशनशिप जो है ना एक्सपायरेशन के साथ इतना आ रहा है। इस तरह पढ़ेंगे इसको। तो अच्छा अब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यार हम जहां पर हमारे पास कोई कोरिलेशन नहीं आ रहा, ठीक है, यानी नेग्लिजिबल है, जीरो के लगभग रिलेशनशिप आ रहा है कि इस रिलेशन, इस कॉलम का या इस डेटा का मेरे इस बाकी कॉलम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वी कैन ड्रॉप इट। अच्छा वेरी वीक रिलेशन। लेकिन मैं वेरी वीक, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, जब आप डीप लर्निंग इस्तेमाल करते हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, कॉलम ड्रॉप करने का और रिलेशनशिप निकालने का, ये काम होता है फीचर इंजीनियरिंग जब हम करते हैं। लेकिन चूंकि डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो डाटा को फिल्टर करते हैं, जो हम बार बार ये बात करते हैं ना कि भाई वो डाटा फिल्टर कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, जरूरी काम की इंफॉर्मेशन गुजारेगा, तो वो यही कर रहा होता है, नेटवर्क की नोड के ऊपर यही काम हो रहा होता है कि जिनका रिलेशनशिप नहीं मिल रहा होता वो डाटा पीछे छोड़ता चला जाता है, सिर्फ काम का डाटा नेटवर्क से आगे जा रहा होता है। तो वो काम हमें खुद करने की जरूरत नहीं होती। हम कभी भी जो है ना फीचर इंजीनियरिंग का काम अब डीप न्यूरल नेटवर्क में नहीं करते, क्योंकि वो हमारे बिहाफ पे खुद ही कर देता है, वो सारी गैर जरूरी कॉलम्स और डाटा जो है वो उनको ड्रॉप कर देता है। अच्छा, बात समझ में आई है? जी सर, आगे तो हमें कंटिन्यू तो कीजिए। इसलिए हमें जब भी हमारे पास डाटा आता है, हम सिर्फ मिसिंग वैल्यू को डील करते हैं, रिलेशनशिप को डीप लर्निंग में स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम वैसे ही उठा के दे देते हैं, कोई परवाह नहीं, हमें वो खुद ही हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ ये पर सिर्फ भी नॉलेज के हवाले से जो है, नॉलेज के हवाले से कि हाँ भाई आपको ये पता हो कि बेस हाँ ये हो सकता है कि भाई वो बात ये है कि ना कि कोई बहुत ही ज्यादा गैर जरूरी कॉलम है तो बिला वजह नेटवर्क को भी तंग कर रहे हैं, तो अपने एंड से थोड़ा बहुत काम कर ही ले तो अच्छा है ना। जी। वैसे अब वो भी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अब वही ना, इसमें तो चले हमने टैगिंग की हुई, इसलिए हमें पता है कि प्राइस के लिए, लेकिन इस कमांड से हमें कम से कम ये तो फायदा होगा ना कि हाँ भाई किस जो रिलेशनशिप बन रहे हैं सिर्फ उसी को हम अपने मॉडल में इंक्लूड करें, बाकी को हम ड्रॉप कर दें, ये कहते हैं, बाकी इससे को ये ड्रॉप फायदा। कर दें। अच्छा, और इसका तीसरा स्टेप बताऊं, आपने कोवेरिएंस से पता चला कि रिलेशनशिप के मूड कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो जी रिलेशन से आपको ये पता चल गया कि भाई स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोनों में या नहीं। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि मैं, चलो कोई मुझसे कह दे रहा है यार महंगाई बढ़ रही है, मैं कहूँ कितनी बढ़ रही है, कह रहा है बहुत बढ़ रही है, यार बहुत का क्या मतलब, ठीक है ना। तो कोरिलेशन भी ऐसा ही है कि भाई रिलेशनशिप कैसा, कहना बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसा है, बहुत वीक रिलेशनशिप है, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत वीक क्या कितना रिलेशनशिप। तो फिर अगला स्टेप वही होता है जो हम करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, यानी रिग्रेशन। रिग्रेशन हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि x इतना डालूंगा तो y की वैल्यू ये आएगी, प्राइस यूनिट के अंदर ये वैल्यू आएगी, समझ रहे। तीसरा स्टेप फिर ये होता है। ओके, ठीक है। लेकिन हम कोई ऐसी दो वैल्यू पे रिग्रेशन निकालना शुरू करते हैं जिनका कोरिलेशन ही नहीं है, तो फिर वो बेकार हो जाता है काम। सही। और सर इसकी भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा? किसकी? ये जो रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। नहीं, रिग्रेशन की तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना। अब वो कहानी जो कंपैरिजन में नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग वीक में नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। प्राइस प्रिडिक्ट हो रहा है ना, अभी आप रिग्रेशन तो लगा रहे हैं, मल्टीपल रिग्रेशन लगा रहे हैं, बहुत सारे कॉलम्स को रिग्रेट करके प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये रिग्रेशन नहीं है ना। इसमें तो प्राइस एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब आपको कोई प्राइस पूछने जाए दुकान पे, बोले यार बहुत महंगी है भाई क्या करो, प्राइस बताओ यार, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो रिग्रेशन से आएगी। सर और एक लास्ट क्वेश्चन है, है यहाँ पे जो x और y एक्सिस पे जो हमने डिस्प्ले किया हुआ है सर, ये कंपैरिजन के लिए, इसका जरा मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम बेसिकली प्राइस को देख रहे हैं सारे कॉलम्स पे या नहीं, हमने कोरिलेशन जो है ना पूरे ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं बॉक्स बने हुए, इसको कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है। जब हमने कोरिलेशन बोला पूरे डाटा फ्रेम का, तो उसने हर एक के साथ रिलेशनशिप जो है वो दे दिया, और कलर भी जो है ना वो चूज कर लिए उसने कि जो है ना जहां पर स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, ये कह रहा है भाई कार आईडी से स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि तो एक ही कॉलम है। ठीक है ना, हर एक अपने इंटरसेक्शन पे क्या दे रहा होगा,
1 दे रहा हो, क्योंकि सेम कॉलम का सेम के साथ कोरिलेशन निकालूंगा, प्राइस का प्राइस के साथ निकालूंगा तो 100% ही आएगा। ठीक है, तो ये हर एक का जो है ना पूरा मैट्रिक्स बना के दिया है उसने। सर अभी इसमें जी एक्सक्यूज जी मी जी सर जी सर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नीचे जो इंजन साइज है सर उसका आ रहा है 0.87। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 660 सीसी की वेरान लेते हैं उसकी प्राइस अलग होगी और एसयूवी और क्रॉसओवर की साइज 0.87 अलग स्ट्रॉन्ग होगी। रिलेशनशिप है ना, तो इंजन जो है सर वो सब ज्यादा इफेक्ट करता है प्राइस को सर। ये आपको दिखा भी रहा है, देखो जी सर। कार इंजन 0.87 आ रहा है, उससे पहले भी क्या लिखा हुआ है, कार वेट हॉर्स पावर भी सर इसको इफेक्ट कर रहा है काफी ज्यादा। हॉर्स पावर भी जो है ना स्ट्रांगली Price. प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, उसके बाद कार लेंथ और विड्थ यानी कार का साइज भी जो है ना कि बड़ी कार है छोटी कार है, तो ये बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी नजर आ रही हैं कि जो है वो रिलेशनशिप काम कर रहा है। ठीक है जी, चलें आगे। थैंक यू सर सर। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं या खुद हमें चेक करने होते हैं? बेटा ये तो आप जब आपके सामने डेटा आता है ना तो फिर उस वक्त आपको सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आता है। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि प्राइस प्रेडिक्ट करो। जब हमसे ये बात की थी प्राइस प्रेडिक्ट करो तो अब प्राइस हमारा डिपेंडेंट हो गया, बाकी सब इंडिपेंडेंट हो गया। Okay. अगर आपसे ये कहा जाता नहीं यार ये मकान मेरे पास पैसे तो हैं, बताओ मकान कितने साइज का खरीद सकता हूँ, अब पैसे जो है ना इंडिपेंडेंट हो गए, मकान का साइज इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा मेरे पास अब मुझे अगर ये होता कि नहीं यार मेरे पास मकान है कितने का बिकेगा, तो अब मकान का साइज जो है ना और दूसरी प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट हो गई, प्राइस जो है डिपेंडेंट हो गई। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किसको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, किसको डिपेंडेंट। यानी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में मैं एक्स को इधर निकाल के रख लूं या वाई को निकाल के रख लूं, ठीक है ना सर? जी। तो ये जैसे सिंबलिंग हमारे पास है और फ्यूल टाइप, तो इसका कोरिलेशन नेगेटिव में आ रहा है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस तरह के? नेगेटिव में भी 0.08 यानी बिल्कुल भी मतलब 0.0 में चला गया। जी सर। ठीक है, 0.8 नहीं है सर। जिसका रिलेशनशिप कम होगा उसको ड्रॉप कर देंगे, का रिलेशनशिप वीक होगा तो उसको ड्रॉप कर देंगे। जिसका रिलेशनशिप नहीं, वीक वाले को ड्रॉप नहीं करेंगे आप, जिसका रिलेशनशिप नहीं होगा उसको ड्रॉप करेंगे। जो 0.5 से 0.32 आ रहा है, ठीक है, जीरो के करीब वाली, क्योंकि हो सकता है वीक भी तो इफेक्ट डाल रहा हो ना सर। तो फिर माइनस रिलेशनशिप है ना जी, तो सर माइनस 0.2 से 0.2 तक कोई ड्रॉप कर सकते हैं हम। यार ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ की बात बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वो बात 100% है कि जिसका रिलेशनशिप नहीं होगा यानी लगभग 0 आ रहा होगा उसको तो आप डेफिनेटली ड्रॉप कर दें। इस बात में तो मैं शेयर हूँ, ये तो हर प्रॉब्लम में हो जाएगा। सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा सर। एग्जैक्टली यही जैसे बात कि अभी वैरायटीज उसमें आ रहे हैं कॉलम्स में, जिसका हमें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में इशू आ रहा है, तो उसमें अगर रिलेशनशिप थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग की तरफ भी है तो मतलब जैसे कि 0.1 0.2 आ रहा है तो तब हमें उसे ड्रॉप करना होगा, जिससे कि ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे सर जी इधर डोर नंबर और कार बॉडी का बिल्कुल रिलेशन लो है, बिल्कुल रिलेशन लो। तो अच्छा मैं इसमें एक बात और इजाफा कर दूं कि जब आप प्रेडिक्शंस एल्गोरिथम्स पे काम कर रहे होते हैं तो फिर सिर्फ मुझे यही नहीं देखना होता कि मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन है या कितना है। यानी अभी तो मैं देख रहा हूँ ना कि प्राइस किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइस को कम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें जो प्राइस को ज़्यादा कर रही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिलेशनशिप देख के मैं कॉलम्स को देख रहा हूँ। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। इसके दरमियान आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो इनडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, जैसे प्राइस डिपेंडेंट है, प्रिडिक्ट करना है हमें, बाकी जितने कॉलम्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। उन इंडिपेंडेंट कॉलम के दरमियान अगर
कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर उनमें से किसी एक कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी एक्स वाई प्रिडिक्ट करना है, लेकिन वेरिएबल्स एक्स वाई यू वी डब्ल्यू सारे वेरिएबल हैं और ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, वाई जो है ना डिपेंडेंट है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी सारों का वाई के साथ तो कोरिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन इनका आपस में कोरिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मल्टी कोलिनियरिटी कहलाता है ये। लेकिन ये जाहिर सी बात है, अब डीप लर्निंग आ गई है ना, तो डीप लर्निंग में हमें इन सारी चीजों के बारे में ख्याल नहीं करना पड़ता, इसलिए हम उसको डिबेट में नहीं लाते, वरना हम फीचर इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना मुसीबत पड़ जाती है। जी जी। वेरिएबल हमेशा नंबर में होते हैं क्या? वेरिएबल हमेशा नंबर में होते हैं? नहीं, वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक होगा, माइट भी, और डाटा नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। इस तरह अभी जो हमने डाटा था वो स्ट्रिंग फॉर्म में था और उसको हमने न्यूमेरिक नंबर में कन्वर्ट किया है ताकि हमारा काम आसान हो सके। सर एक बात पूछनी है। एक चीज की जाती है कि जितना ज्यादा वेरिएबल कोरिलेटेड होगा, इसका मतलब ये है कि रिडंडेंसी डाटा सेट के अंदर उतनी होगी। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि कोरिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज करना चाहिए, जबकि जितना कोरिलेटेड डाटा होगा उसका मतलब ये है कि उसमें रिडंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। नहीं, आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए। अभी मैंने ये बात की, डाटा कोरिलेटेड होने का मतलब ये होता है कि देयर मस्ट बी अ कोरिलेशन बिटवीन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोरिलेटेड होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। यानी अगर मेरा x की वैल्यू डाल रहा हूँ, y प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो देयर मस्ट बी अ कोरिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अगर मैं u और v दो वैल्यू डाल रहा हूँ और y प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो u भी कोरिलेटेड होना चाहिए y के साथ, v भी कोरिलेटेड होना चाहिए y के साथ। लेकिन u और v ये दोनों आपस में कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। सर इन शॉर्ट यही कि फीचर्स का फीचर के साथ कोरिलेट नहीं होना चाहिए, फीचर्स का लेबल्स के साथ कोरिलेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली यूं समझ लें। इसको मैं आसान जबान में समझा देता हूँ, बड़ी आसानी सी मिसाल दे के कि भाई बात ये है कि ऐसा क्यों, सवाल ये है कि क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोरिलेशन है आपस में तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक तरह का काम कर रहे हैं। इसकी आसान सी मिसाल ये होती है कि खाने के अंदर जो है ना, वो आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा आप जो है ना वो सी सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा आप माउंटेन सॉल्ट इस्तेमाल कर लें। अब खाना जो है ना वो नमकीन है। नाउ यू कांट से कि भाई ये नमकीन खाना जो है वो कौन से सॉल्ट की वजह से। आप बोलेंगे तो दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों का काम जो है वो कैसा है, एक जैसा इफेक्ट है, एक जैसा इफेक्ट डाल रहा है किसके ऊपर, खाने के ऊपर। तो ये दोनों कॉलम जो आपस में कोरिलेटेड है, ये दोनों एक जैसा इफेक्ट डाल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इसलिए दोनों में से एक को ड्रॉप कर सकते हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं था, पता नहीं कहाँ निकल गया, आगे चलें कोमल। जी सर। अच्छा, मैंने ये बताया था कि मैंने सिर्फ एक टेक्निक यूज किया, आप बहुत सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इसमें से जिनका गुड रिलेशन आ रहा था तो वो मैंने सिर्फ उन कॉलम्स को उठा लिया यहाँ पे, सही है, जिसमें से मैंने सिर्फ 10 कॉलम्स उठाए यहाँ से। और नेक्स्ट स्टेप हमारा था स्प्लिट करने का, तो उसको मैंने कर लिया, यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। जैसे कि अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स में जो है वो प्राइस के अलावा वाले सारे कॉलम्स चले जाएंगे और वाई में प्राइस वाले कॉलम्स आ जाएंगे। और sklearn लाइब्रेरी से मैंने इनको इसमें टेस्ट और ट्रेन डाटा में स्प्लिट कर लिया है। 30% जो है वो टेस्ट साइज में चला गया है। एक्स और वाई, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो थे एक्स था और ये वाई था। ये अगर आप scikit-learn ना भी इस्तेमाल करें तो मैनुअली आप अपनी रॉस को देख लें कि यार 1000 रॉस आ रही हैं, तो 700 रॉस को सिलेक्ट करके आप जो है ना वो ट्रेन डाटा में डाल दें, 300 रॉस को सिलेक्ट करके आप टेस्ट डाटा में डाल दें, शफल वगैरह कर लेना बस डाटा को पहले। इस तरह करने से कोई बायस क्रिएट होगा अगर सिंपल हम ये रोज वाइज कर लें, या फिर ये नहीं, अगर ये यूज ना करें? नहीं होगा,
हो भी सकता है अगर हमारे पास डाटा जो है ना, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर कार का डाटा जो है ना एक ही तरतीब में लिखा जा रहा है, डाटा शफल में नहीं आ रहा, यानी कार ए है तो उसी का डाटा जो है ना 100 बार आ गया। अब आपने स्लाइस किया, पहला 150 डाटा आपने स्लाइस किया, 100 डाटा जो है ना 100 रिकॉर्ड जो है ना एक ही कार के बारे में, तो डेफिनेटली बायस हो जाएगा, तो इसलिए शफल कर लिया करें। सर रैंडमली शफल हो रहा है। शफल में भी गारंटी तो नहीं होती, लेकिन ये कि कम से कम हम हुज्जत तो तमाम हो जाती कि हमने शफल कर लिया था। तो शफल करने के बाद डेटा जो है और खराब हो जाए। जी सर रैंडम स्टेट 42 है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम मेंशन कर सकते हैं। भाई कोमल ये बताया रैंडम स्टेट क्या करता है? सर रैंडमली मतलब ले लेता है ना इसमें, अब ये तो नहीं करता कि सीक्वेंस से ऊपर से लेगा या नीचे से लेगा। सर इसका मैं बता सकता हूँ, ये कि रैंडम स्टेट आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये अगर आपने 42 यूज किया है और कोई और बंदा भी 42 यूज करेगा तो वो एग्जैक्टली वही रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे, वही रैंडमली शफल होगा, उसी तरह रिकॉर्ड्स आएंगे। अगर आप कोई और नंबर यूज करते हैं, सीड की तरह जो करते हैं, सीड है, बिल्कुल सीड है सर, ये सीड ही कर रहा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये तो साइकिट लर्न का हम कर रहे हैं ट्रेन, और पर हम जो है ना कैराज पे हमारा फोकस है, क्या कैराज में ऐसा कोई नहीं है मेथड जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है कि हम उसको इजीली यूज कर सकें? अच्छा एक तो मैं ये बताऊं कि आपको जो है ना वो बहुत सारी लाइब्रेरीज का मिक्सचर बना के अपना काम आसान करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो रेडी रहा करें कि साइकिट लर्न भी यूज होगी, सारी चीजें यूज होंगी, तो वो यूज कर सकते हैं। केरास मैं कह रहा हूँ आप लाइब्रेरी ना भी यूज करना, आपने खुद ही मैनुअली स्लाइस कर लें, कोई इशू नहीं है। इस तरह हमने ऊपर भी मैनुअली हमने एक्स वाई अलग किया है ना, ठीक है ठीक है। अब एक्स में से कुछ रिकॉर्ड्स रॉ जो है ना वो सिलेक्ट करके एक्सट्रेंड में डाल दें, बाकी जो बची उसको आप सही कह रहे हैं। जैसे सैम्पलिंग ये जो हमने यूज किया इधर, हम सिंपल पहले सैम्पलिंग जो डाटा फ्रेम का है वो यूज करके उसमें भी रैंडमली उठाएगा, उसको रैंडम करके उसके बाद हम स्लाइसिंग कर लें, उसके कुछ परसेंटेज कर, बिल्कुल हो सकता है वो। ये उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं ना ओवरऑल की, कि सैम्पलिंग के जरिए 0.3 या 0.4 की वो की, उसके बाद वो जो हमने उठा लिया है स्लाइस वैलिडेशन डाटा या टेस्ट डाटा उठा लिया है, तो उसको हम उससे माइनस करा सकते हैं ओवरऑल से, टोटल से करवा के, तो रिमेनिंग हमारे पास सही कह रहे हैं। अच्छा अभी किसी ने सवाल पूछा है कमेंट्स के अंदर, शफल कैसे करेंगे। अच्छा ये कोमल इसका सिग्नेचर खोलिएगा, टेस्ट 10 स्प्लिट का, इसमें पैरामीटर होता है शफल का। टेस्ट ट्रेन स्प्लिट में शिफ्ट टैप करें, डाटा डॉट शफल भी जवाब दे दिया है किसी ने, इसके अंदर ही शफल का ऑप्शन आ रहा होता है। हाँ खोलें, सिग्नेचर पूरा खोलें, प्लस पे करें, ये पैरामीटर आ रहा होगा। टेस्ट साइज डिफॉल्ट पे इतना आता है, और सर ऊपर था शफल स्प्लिट, ऊपर था जी सर, कहाँ था? ये रहा सर, शफल स्प्लिट डॉट स्प्लिट एक्स वाई, ये कर लिया ना। Split arrays material random trend test है, quick utility that wraps in input validation and नहीं ये वाले में नहीं आएगा, ये वाला वो इससे आगे नहीं आएगा, अलग से देना पड़ेगा, वो आगे अलग से आ जाएगा, आगे होगा देखें। नहीं तो डाटा डॉट शफल भी कर लेंगे, एक्स तो वो हो जाएगा शफल का, ये आ गया शफल का। शफल ट्रू कर दें आप, डिफॉल्ट ट्रू हुआ है भाई, देख लें, ठीक है, डिफॉल्ट में ट्रू हुआ हुआ है, तो इसका मतलब जब स्प्लिट कर रहा होगा ये तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, शफल भी हो रहा है। ओके, लेकिन अगर टाइम सीरीज का डाटा हो तो शफल को फॉल्स कर दीजिएगा, वहां शफल नहीं करते। ठीक है कोमल, डन हो गई बात। मॉडल तो क्रिएट करना आता है सबको, उसी तरह मैंने भी क्रिएट कर लिया, फिर इसको कॉल कर लिया। ये सब मैंने बिल्कुल वो हल्का सा काम किया, क्योंकि ये मेन तो आप लोगों को करना है ना। वो जो चीज क्वेश्चन आ रहे थे कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो सर ने बहुत अच्छी तरह से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। ये अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर इसके अंदर ऑप्टिमाइजर जो यूज किया है। अच्छा सर एक वक्त में एक बोले जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हमने जो डाटा हमारे पास आ गया, तो फिर हमने उसको वो जो हमारा डाटा उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया टेंसर में।
क्या दूं? दिखाएं भी दिखाएं, ऊपर से आए। नहीं 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 नहीं, नहीं नीचे जहाँ शफल स्प्लिट किया है। सर वो कन्वर्ट करने का कह रहे थे हाँ टेंसर। वो नहीं, वो कह रहे हैं डाटा तो बन गया ना, ये डाटा फ्रेम में आ रहा था, ठीक है। ये उसके बाद जो है ये आपने डाटा आ गया, ये सिलेक्ट कर लिया डाटा, ये आपने ये जब आपने इसको सिलेक्ट किया है भाई एक्स और वाई में, तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया ना डाटा। दिखा दो क्या? सर अच्छा सर यहाँ पर एक चीज है, एक मिनट, मुझे इनकी बात, इनका सवाल पूरा होने दे पहले, फिर पूछ लीजिएगा जी। सर टेंसर में कन्वर्ट हुआ या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। हो गया ना, मैट्रिक्स टेंसर जो है वो मैट्रिक्स ही तो है। जब हमने ये लॉक करके डाटा स्लाइस किया है, कोमल एक्स को जरा अगले सेल में प्रिंट कराएं। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डाटा आपको ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हमारा फंक्शन है ये इसको टेंसर में कन्वर्ट कर देगा और साथ ही। हाँ, अब एक्स ट्रेन दिखा दें कोमल, प्रिंट ना करें, वैसे ही दिखा दें। ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे पास अब रॉ कॉलम की शक्ल में तो हमारा डाटा पहले ही मौजूद है ना। जी बिल्कुल। ये आपके पास सर एक क्वेश्चन ये है कि क्या numpy में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको? numpy में अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी कि अभी तो ये कि डाटा फ्रेम की फॉर्म में ही हमने वो आपने एक सिंपल काम कर लिया करें कोमल, इसको एक्सट्रेंड उसमें से डॉट वैल्यूज करके कर दें तो वो आपको एरे की शक्ल में दिखा देगा। ठीक है, ये numpy एरे बन गया, ये numpy एरे बन वो गया। तो अपने तौर पे वो जब जो है ना, क्योंकि डाटा फ्रेम है ना, जी डाटा फ्रेम जो है वो इन्वॉल्व है, उसके अंदर numpy भी इन्वॉल्व है और सीरीज भी इन्वॉल्व है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सही सही। ठीक है सर मैं ये पूछ रहा हूँ जी जी, ये अगर आप देखें तो जो एक्स ट्रेन के अंदर जो डेटा है वो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे क्या? बिकॉज अगर आप देखें वैल्यूज जो हैं वो काफी मेरी बात सुने, ये सारा काम आपको अब खुद करना है कि अगर आपके रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं तो यू विल गो टू कि अब मुझे डाटा नॉर्मलाइज करना है, मुझे मॉडल को थोड़ा इनहांस करना है, मॉडल की ट्यूनिंग करनी है, ये सब अब आपके डिसीजन है। तो लॉस फंक्शन चेंज करना है, ये सब। हाँ, अच्छा तो सर, अगर आपको लगता है कि डाटा नॉर्मलाइज करना चाहिए तो आप कर लें, डाटा नॉर्मलाइज भी करें। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे नॉर्मली दूसरे क्लासिफिकेशन होता है या बाइनरी या मल्टीपल होता है, उसमें तो हम कह देते हैं कि इतने परसेंट आ गया जी, ओके 92% है, 93% है, इस ओके। लेकिन रिग्रेशन में हमने इसके जो डाटा को कैसे जो है ना इंटरप्रेट करना होता है, रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जी जी, ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इसका डिफरेंट रिजल्ट पे आ जाए। अच्छा सर, इसकी एक और मजे की चीज ये भी है कि हम जैसे आप लोगों के पास जो वाई प्रेडिक्शन आ गई है ना, तो अब कैगल से हमने डाटा उठाया, सही है, तो आप लोग अपना जो रिस्पॉन्स होगा, जो आपकी वाई जो प्रेडिक्शन फाइल आ जाएगी, तो वो आप कैगल में अपलोड कर दें और वो आपको बता देगा कि आपने कितने % जो है रिजल्ट ठीक दिया है। तो वो आपका मॉडल कितना % चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे पास आ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये कह रहे हैं कि इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ये हमें क्या शो कर रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या शो कर रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, ये हमारे पास ये 5 इपॉक्स चले हैं। ठीक है, हमारे पास डाटा जो है वो कितना है, 256 रोज थी और कितनी रोज है हमारे पास? 500 रोज है ना। सर 256 रोज थी। 256 रोज थी, हमने कितने इपॉक चलाए थे? मैंने 500 चलाए थे। 500 इपॉक चलाए थे ना, तो ये कम डाटा था ना। हाँ, अभी इसके अंदर जो है ना डाटा वैलिडेशन वगैरह कुछ भी नहीं करी है, तो वो सब आपको करना है इसके अंदर। ठीक है, वैलिडेट करके जो आपने के फोल्ड वैलिडेशन थी, ये थी वो थी, जिस तरह जो टेक्निक लगा सकते हैं आपके, आप जो है ना आपका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाए,
इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि भाई ये जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 50,000 है और उसने जो है वो 55,000 प्रिडिक्ट कर दी है, तो इसका मतलब 5,000 का जो है वो एरर आ रहा है। ठीक है, उसका एब्सोल्यूट ले लिया है, हो सकता है कि वो 45 भी प्रिडिक्ट किया उसने, अगर 5,000 का एरर दिखा रहा है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर हो रहा होता है ये फिर सारे डाटा का जो है ना मीन निकाल के आ रहा होता है, इसीलिए इसको मीन एब्सोल्यूट एरर कह रहे होते हैं। यही हमारे पास जो है ना अभी रिजल्ट आ रहा है कि हमारा मॉडल जो है वो ओवरऑल कितने परसेंट जो है वो कितना एरर दिखा रहा है किसी भी वैल्यू पे ऑन एवरेज 3-4 हज़ार का फर्क आ रहा है, 3,500। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, यहाँ पे आप असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि स्प्लिट 50% ट्रेनिंग, 30% टेस्ट एंड 20% वैलिडेशन। ठीक है, ऊपर जो स्प्लिट हुआ है वो 70-30 का है, 70 ट्रेन और 30 टेस्टिंग के लिए। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 20% का जो वैलिडेशन होगा वो के फुल वैलिडेशन के थ्रू होगा, जो 20% मजीद हम लोग ट्रेनिंग को करेंगे उसमें से 20% ले लेंगे, 70 से 20 ले लेंगे, तो ट्रेनिंग का 50% रह जाएगा और के वैलिडेशन 20% रह जाएगा। हाँ कर सकते हैं, रह जाएगा, ऐसे ही हुआ। नहीं मतलब ये मैंने असाइनमेंट किया हुआ है सर, उसमें पहले मैंने शुरू में ही वैलिडेशन का अलग कर दिया था, ट्रेनिंग का अलग और टेस्टिंग का अलग कर दिया था सर। तो ये शुरू में करना या क्या वैलिडेशन के थ्रू वैलिडेशन का होगा सर, उसकी जो 20% जो आपने डेटा निकालना है? नहीं, आपका सवाल ये है कि 20% डाटा कहाँ से निकालना है, ट्रेनिंग से निकालना है, टेस्ट से निकालना है, ये कह रहे हैं? वो तो ट्रेनिंग से निकालना है सर। ठीक है, वो मतलब बाद का प्रोसेस है, जब हम लोग के फोल्ड वैलिडेशन करेंगे उसमें से ये 20% निकलेगा या शुरू में ही ट्रेन स्प्लिट में से निकाल देते, क्योंकि उसमें से भी निकल सकता है सर ट्रेन स्प्लिट में से। आप सर ये आप फोल्ड में मैं आपका सवाल असल में पकड़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। सर मैं बताता हूँ, असल में ये कह रहे हैं कि अगर जैसे इस वाले केस, इस मॉडल में तो के फोल्ड नहीं है, इस केस में तो इस केस में उसका स्प्लिट यानी कि अगर 30-70 कर दिया तो वो ये जानना चाह रहे हैं इस केस में जो 20% स्प्लिट है जो ओवरऑल का जो वैलिडेशन का है वो किधर से आएगा, और के फोल्ड तो इन इटसेल्फ कर देता है, तो फिर अगर मैं पहले कर चुका हूँ स्प्लिट इनिशियली तो फिर मैं क्या फिर दोबारा उसके अंदर मेरे 50% जो रिमेनिंग नहीं, अगर आप के फोल्ड लगाने जा रहे हैं तो फिर पहले आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने पहले से किया है तो फिर मैं के फोल्ड जोड़ दूं सर? हाँ, उसको खत्म कर दें, उसको वापस जो है ना आप उससे हटा नहीं दें। सर, इस पे एक ये कमेंट है कि क्या ये नहीं हो सकता कि जब जहाँ के फोल्ड के अंदर हम वो अलग कर रहे होते हैं उस वाले पार्ट को छोड़ दें अलग करने वाले को, और उसमें हम जो पहले से अलग किया हुआ सिर्फ वो सिंपल डाटा कर दें, उस स्टेप को मिस करके सिर्फ वैलिडेशन के ऊपर इन 20% कर लेकिन लिया। आपने ये देखा था कि के फोल्ड कितना डायनेमिकली एक चंक को जो है वो चेंज कर रहा था। अगर आप हार्ड कोडेड करेंगे तो आपका चंक सेम रहेगा, आपका चंक सेम रहेगा। ये आपने बिल्कुल तो इसमें बायसनेस आ जाएगी अगर पहले से करेंगे। हाँ, के फोल्ड बड़े आहिस्ता उसको मूव कर रहा था, आप मूव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ये कर सकते हैं कि 20% अगर इस जैसे इस नॉर्मल है इसके लिए वो यूज कर सकते हैं, और एक जो 70% का अलग चंक रख लें इनिशियली, मतलब इसे ट्वाइस इस प्रैक्टिस को कर लें एक अलग वेरिएबल में 70%, उसको फिर के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ वो फ्यू स्टेप्स हैं जो इनिशियली नहीं करने होंगे। नहीं, तो आप एक काम कर लेना, आप 2 मॉडल बना ले, एक के अंदर के फोल्ड से काम करें और एक के अंदर जो है ना वो आप अपना वाला जो है ना डेटा इस्तेमाल करें और देखें। या एक और भी एक और तरीका हो सकता है सर, एक वेरिएबल डॉट फिट के अंदर एक वेरिएबल और होता है टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, उसके अंदर उसकी परसेंटेज दे सकते हैं, तो इधर वो कर दिया करेगा, खुद से कर देगा डाटा 70 में से। वो तो वही वाली बात होती है कि जो आपने ऊपर ट्रेन स्प्लिट किया है ना वो आप फिट के अंदर स्प्लिट डाल दें, वो तो सेम चीज है। एग्जैक्टली इस केस में इन्हें फिर वो 2 अलग से वेरिएबल करने की जरूरत नहीं है, वही फिर करने की जरूरत नहीं है, वो फिर वही कर लेगा। सही है सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब डेटा को स्प्लिट कर देते हैं ट्रेन टेस्ट वैलिडेट, ठीक है, तो मतलब जब मॉडल मतलब ट्रेन हो जाता है या वो उसको डेटा मिल जाता है,
तो जब हम वो मॉडल दोबारा रिक्रिएट करते हैं तो क्या ऑलरेडी वो मॉडल उस डेटा को याद रख रहा होता है, या फिर हम जब नया मॉडल क्रिएट करते हैं तो वो शुरू से मतलब स्टार्ट करता है सारा सारा डेटा को रीड करना? देखो, जब अगर कोमल मॉडल दिखाएगा, और ऊपर देखो ये अब यहाँ बिल्ड मॉडल का फंक्शन बना है, मॉडल रिटर्न कर रहा है। अगर आपने इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया ना, जैसे मैंने एक बार इस फंक्शन को कॉल किया, ये फिट चलाया, इसमें ट्रेन डेटा आ गया, ट्रेन आ गया, और ये फिट गया किसके पास गया, भी ये बिल्ड मॉडल में गया, और सारी चीजें करके जो है ना आपके पास आंसर ले आया। अगर मैं दोबारा फिट चलाता हूँ तो वो उसी मॉडल की ट्रेनिंग होगी उसी के आगे डेटा पे। अगर मैं एक्स ट्रेन को यही डेटा यही सेल दूसरी बार चला दूं तो वही मॉडल फर्दर ट्रेनिंग लेना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैंने इस सेल को दोबारा एग्जीक्यूट किया, या जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है इसको दोबारा कॉल किया मैंने, तो फिर ये इस फंक्शन के अंदर आएगा और दोबारा से मॉडल क्रिएट कर देगा। जब दोबारा से क्रिएट कर देगा तो फिर ये 0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके पास अब पुराना डेटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मतलब वो शुरू बिल्कुल से भी नहीं न्यू रहेगा। वो तो मॉडल भाई ऑब्जेक्ट ही नया क्रिएट हो गया ना, दोबारा ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हो गया ना, ये हो गया मसला। ये अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है वो ये कि सर ये जो इनपुट शेप है सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है सर। इनपुट शेप का जरा बता दें कि ये किस तरह हम डालते हैं इनपुट शेप जो है, ये जो मॉडल के अंदर डालते हैं। हाँ, इनपुट शेप के अंदर जो है वो आपको देखना पड़ता है कि आपके फीचर जो है वो कितने हैं। ठीक है, इनपुट शेप में आपको देखना पड़ता है कि आपका डेटा के अंदर फीचर कितने हैं। जैसे कोमल ऊपर आइएगा जरा, जहाँ डेटा आपने रेडी किया था, ये डेटा रेडी हुआ है ना, इसके अंदर आपके पास 10 कॉलम आ रहे हैं। 10 में से आपके पास एक प्राइस का कॉलम जो है वो क्या है आपके पास प्रेडिक्ट करना है, तो 9 कॉलम आपके इनपुट हो गए। ठीक है, फीचर्स हैं 9 फीचर्स हो गए ना, 9 फीचर्स इनपुट हो गए और एक फीचर प्रेडिक्ट करना है। अब आपके इनपुट शेप में क्या होगा, वेक्टर होगा 9 कॉमा। ठीक है 9 कॉमा का वेक्टर होगा। या अगर आप डायनामिक करना चाहते हैं जिस तरह कोमल ने किया हुआ है कि इनपुट शेप में आपने इस टपल का 1 इंडेक्स उठा लिया, अब यहाँ जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ x का उठा लिया, ऊपर करना कोमल। इसमें से हमारे पास जो x में अब कितने कॉलम आ रहे थे, नहीं ऊपर से मॉडल में आ जाए। हाँ, इन्होंने तो डाला ही नहीं हुआ सर वही तो मैं परेशान हो रहा हूँ। इन्होंने इनपुट शेप डाली नहीं हुई असल में, क्योंकि इन्होंने प्राइस उससे अलग करेंगे तो फिर उसका डाल, अगर प्राइस भी डाल देंगे तो फिर तो वो उसके अंदर आ जाएगा, तो उसको नहीं करेगा। इनका वो मिस है वो पॉइंट, वो इनकी परेशानी। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी लेयर में डालें। थैंक यू। फर्स्ट लेयर में डाल देना। और एक फिर भी नहीं बनता सर, क्योंकि ये 9 है फीचर्स, तो 9 होंगे। 9 होंगे। 9 आ जाए, या आप उस इनपुट शेप का जो है ना सिर्फ एक कोई लेना चाहिए। कॉमन लिखें वहां पर जरा, कॉमा डाल के। इधर नहीं बाहर। अब यहाँ पर मैं हमारे पास क्योंकि 9 फीचर्स हैं तो या तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 9 कॉमा लिखूंगा। ठीक है। या दूसरा काम क्या करूंगा मैं, दूसरा काम मैं बोलूंगा जो डाटा डॉट शेप 1 उसका दे देंगे हम उसको। डाटा डॉट शेप उसका y उसका दे देंगे जो सेकंड वाला जो है। नहीं सर ये नहीं समझ आई सर, या 9 लिखने की मुझे समझ आ गई है। दूसरा आप क्या बता रहे हैं यार? वो ये है ना कि प्राइस क्या करते हैं कि जब वो जो उसका जो मैट्रिक्स है डाटा, उसकी हमने जब डाटा डॉट शेप किया ना, तो वो क्या आ जाएगा, उसकी वो शेप आ जाएगी कि वो जो इतनी रोज है 100 इंटू जो है ना 9, 100 इंटू 9 आ जाएगा। अब 9 जो 1 के ऊपर है और जो 100 है वो 0 के ऊपर है, तो उसका हम जो डाटा डॉट शेप और 1 के उसका जो लाइक कर रहा है हम वो 1 वाला, जैसे सर कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें कल को आप फीचर इसमें चेंज करना चाहें 7 कर दें, तो ऑटोमेटिकली इसका आपकी वो जो है ना वो मॉनिटर होता है। मतलब उसके टेक्स्ट डाल दें। सर ये बुक वाली एग्जांपल है ना जो आपने बुक में समझाया था, आप इस तरह लिख दो। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अब आप लोग इसको करें, सब लोग मेहनत करें इसके ऊपर थोड़ी। जी सर प्लीज एक क्वेश्चन है, मॉडल डॉट कंपाइल जो है इसमें सर जो मीन स्क्वेयर्ड एरर जो हमने लॉस में दिया है
और मैट्रिक्स में कंफ्यूजन, मैट्रिक्स में हमने दिया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लास्ट पहली एग्जांपल में हम इधर एक्यूरेसी यूज कर रहे थे, अब हमने ये यूज किया। एक्यूरेसी में तो हमें पता चल जाता था कि एक्यूरेसी इतनी जा रही है तो हमारी ट्रेनिंग अच्छी जा रही। इधर जो मैंने आपको क्लास में ये समझाया था कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर एक्यूरेसी, प्रिसिशन और रिकॉल जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। सही। तो सर इधर जो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये बढ़ेगा या घटेगा इससे? वो मतलब हमारी जो एक्यूरेसी होगी उसकी ट्रेनिंग की, वो उसका हमें कैसे पता चलेगा? वो एग्जैक्ट ये आपको यहाँ नजर आ रहा है ना कि नीचे डाटा जो मॉडल चल रहा है तो 3701 आ रहा है, फिर 36 हो गया, 73 हो गया। इस तरह आपके पास एब्सोल्यूट एरर क्या हो रहा है, कम ज्यादा जो है वो हो रहा है। जी सर। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चलेगा कि हमारा एब्सोल्यूट एरर जो है ना कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। वो सर ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज जो है ना एक्सेप्टेबल होंगी। एक्चुअली ये कि जैसे ये एक्सेप्टेबल होगी कि 3647 पॉइंट यस कि हम कह सके कि हमारी एक्यूरेसी वो 90 प्लस आ रही है, कि जिस पे हम मुतमिन हो जाएं कि हाँ यार ये सही कर रहे हैं। नहीं, उधर आप ये देखेंगे कि जो आपके डाटा के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइस जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है। ठीक है, अब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर अब आपको यहाँ नजर आ जाएगा कि यार अगर ये जो बात में कह रहा था कि 50-60 हजार प्राइस है और एब्सोल्यूट एरर जो है वो 3647 का आ रहा है, तो और ऑन एवरेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज अगर प्राइस 50,000 थे वहां पर, तो या तो मेरे मॉडल ने जो है वो 53,000 समथिंग प्रिडिक्ट किया या फिर 46,000 समथिंग प्रिडिक्ट किया, यानी इतने से कम हुआ या इतने से ज्यादा हुआ, ये डिफरेंस एरर हो रहा है। ठीक है, अब वहां पर प्राइस कुछ भी हो, यानी मैं आपसे कहता हूँ यार इसकी प्राइस कितनी है, इस गाड़ी की प्राइस कितनी है, आप कहते हैं भाई इसकी प्राइस जो है ना वो 500 रुपए, तो मैं कहता हूँ यार आपने जो है वो 10% गलत जवाब दिया। ठीक है, अब आपका 10% जो है वो हो सकता है आपने ज्यादा बोले हो सकता है वो आपने कम बोले हो, लेकिन गलत 10% से रहे हैं आप। सही। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में आंसर नहीं आ रहा, यहाँ एग्जैक्टली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आंसर आ रहा है कि कितने हजार डॉलर से आप क्या है आगे हैं या पीछे। सही हो सर मेरा सर लास्ट क्वेश्चन है सर कि काइंडली सर मुझे एक दफ़ा फिर बता दीजिए कि जो हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको हम न्यूमेरिक में किस तरह कन्वर्ट करते हैं अपने डाटा सेट में? अभी तो ऊपर किया था सर, वो काइंडली थोड़ा सा बता। लेट आया जी सर, लेट कमर्स जो लेट आता है वो कुछ खाने के लिए लेकर आता है। सर लास्ट में पूछा मैंने कहा ऐसे सर ना करो। चलो ये देखो, ये जो है ना ये यहाँ पर साइकिट लेन का फंक्शन इस्तेमाल किया है, लेबल इनकोडर। ठीक है, इसको हमने बोला लेबल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और डाटा हमने बता दिया और हमने बोला भी ये डाटा ले लो इस फ्रेम में जाके और इसी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वहीं जाके रिप्लेस कर देना। ठीक हो गया। तो जितने कॉलम थे हमारे स्ट्रिंग वाले हमने उनको कर दिया, एक कॉलम छोड़ दिया था डोर नंबर वाला, कोमल ने वो फिर बता दिया कि भाई इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ी कम वैल्यूज हो, कम कैटेगरीज हो, तो आप इस तरह मैपिंग से भी कर सकते हैं, वरना मैपिंग को भी इस डोर नंबर को ऊपर ले जा सकते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म से कर ले। ठीक हो गया, ओके ओके सर, अंडरस्टैंड। ठीक हो गया सर, थैंक यू। कोमल आप बता रही थी कि कंपटीशन का बता दो। जी अब बता दें। आपको क्वेश्चन था जी, बोले। आप बता रही थी कि केगल पे जाके अगर हम ये नोटबुक वो अपलोड बताने कर देंगे। लगी। जी वो बता दें, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग कंपटीशन देख सकते हैं कि कौन से हैं। जैसे आप कैगल पे जाएंगे, अपनी सिंपल आईडी बनाएंगे और यहाँ पे कंपटीशन के नाम से ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले जो कंपटीशन हैं ये नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, तो इस पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को लर्निंग बहुत सारी होगी। तो ये जिस तरह के ये वाले हैं, तो इसमें आप जो है अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब ज्वाइन कैसे करते हैं? सपोज दैट ये टाइटैनिक वाला है, इस पे मैं चली जाती हूँ। तो इसमें आप लोग यहाँ पे मेरी सबमिशन यहाँ पे मैंने की थी, ये देखें जैसे इसके ये स्कोर्स आ रहे हैं जो मैंने सबमिशंस की थी। ठीक है,
अब वो सबमिशन करने के लिए आप लोगों को करना किस तरह होगा, सिंपली वैसे ही जो मॉडल ट्रेन करना है, लेकिन लास्ट का थोड़ा सा कोड है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। खुल जाओ, और यहाँ पे जाके ना सबमिशन करनी है। साथ में वो है ना सबमिट प्रेडिक्शंस, वहां से शायद तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट बनानी होती है, ये सिंपल वही जो काम हम लोगों ने करना है वो किया है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे तो ये जो एक्यूरेसी आ गई, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिडिक्ट कर लिया, जैसे अभी हमने प्रिडिक्ट किया, ठीक है, टेस्ट पे। अब आउटपुट जो है वो मुझे क्या चाहिए होगी, जो भी उन्होंने, जैसे आपको यहाँ पे प्राइस चाहिए ना, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्राइस चाहिए होगी। और यहाँ पे आप लोग जो भी इन लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कार प्रिडिक्शन में बोला होगा, तो वो यहाँ पे एक फॉर्म ले लेंगे, पैसेंजर आईडी जैसे यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा जो उन्होंने उसमें टास्क में डिफाइन किया हुआ होगा आपको। और यहाँ पे आपका उसका आ जाएगा सर्वाइव का, सॉरी यहाँ पे प्राइस का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मैम आपका ये असाइनमेंट मिल सकता है क्या हमें रेफरेंस के हाँ। लिए, टाइटैनिक का ये वाले जो है आपका अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि बुक में भी नहीं है, तो कैसे हमने अगर देखना है कि ओके कि इतना कंफ्यूजन मैट्रिक्स है तो उसको डिस्प्ले करना। तो मैं अभी आपको चैट में एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, जी प्लीज। ठीक है, उसमें देखिए। जी जी प्लीज। सर जो मैं ये मिस जो बता रही थी वो जरा सुन लें। एक मिनट, हाँ वो बता दें जरा। अभी ये सवाल रह गया ना, असल में मुझे बस लीव करना है। ये मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया है आपको चैट में, और कमल एक मिनट में अपनी स्क्रीन जरा शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट मैं स्टॉप कर देती हूँ। ये देखिए, ये साइकिट लर्न के छोटे-छोटे साइकिट लर्न के छोटे-छोटे फंक्शंस हैं, ये डॉक्यूमेंट मैंने चैट में दे दिया है। सर क्या हम इसके थ्रू कैराज के थ्रू नहीं ये डिस्प्ले कर सकते, क्योंकि हम मेन मेरा कंसर्न ये है कि क्योंकि मेनली हमने अपनी एफर्ट पुट कैराज पे की है, तो हम अगर अल्टीमेटली मतलब फॉर मोस्ट ऑफ थिंग्स इफ वी रेफर बैक टू साइकिट लर्न, इट मींस वी आर काइंड ऑफ अंडरमाइनिंग जो है द पावर ऑफ कैराज। नहीं अंडरमाइनिंग नहीं, ये असल में बात ये है कि कैराज की जो आप पावर की बात कर रहे हैं ना, पावर बेसिकली तो मॉडल है, ये तो सब सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं ना यार। नहीं मतलब क्या, नहीं अगर वो एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी है तो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप लेवरेज करते हैं ना, साइकिट लर्न से आप लेवरेज करते हैं अपनी कोडिंग की पावर को, ऐसा केरास और साइकिट लर्न। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का सिंपल सा फंक्शन है, पहले यहाँ से देख ले। ठीक है सर। ठीक है, प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, और भी बहुत सारी छोटी-छोटी सी यहाँ पर चीजें इसके अंदर दी हुई, इसमें से ले लीजिएगा। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है। सर ये लेक्चर आपने कब पढ़ाया कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला, ये चीज है? मुझे याद नहीं कौन सा लेक्चर था, लेकिन पढ़ाया ये नहीं थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मतलब ये होता है कि इस तरह से जब रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे तो इन चीजों को कर रहे थे, तो नहीं कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने लंबा पढ़ाया है भाई, पूरे जिसमें हमने ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू सारी चीजें। सर शायद मेरे ख्याल से सर आप सर लेक्चर 4 है वो होगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स लेक्चर 4। ट्रू पॉजिटिव और जो है ना ट्रू नेगेटिव कुछ इस किस्म का था मेरे ख्याल में। जी इसमें हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर को कम करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब ये एक और क्वेश्चन हो, टाइप 1 टाइप 2 वाला स्टार्ट हो जाए। पहले बड़ी सर मुझे एक बात पूछनी थी सर। मुझे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। सर मैंने वो सर नासिर को बताया था, मैंने सेकंड क्वार्टर बहुत लेट स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सर नासिर से पूछा था कि मैं अभी मतलब क्या करूं, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें। तो मैंने फिर मेन टारगेट की यही रखा था कि मैं वीडियोस वगैरह देख के, तो अभी इतना हो गया कि मैं जो है ये सेकंड लास्ट वीडियो तक पहुंच चुका था ना, मतलब जो ये लास्ट लेक्चर था इसकी वीडियो में देख चुका। अभी ये है कि मुझे तकरीबन सारी चीज़ें समझ आ गई हैं सारा, मतलब ये है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस
की हुई है साथ। तो बढ़िया अभी खिलाओ फिर। अभी मैंने स्टार्ट करना है असाइनमेंट्स और जो क्विज़ेस वगैरह थे उनको। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो असाइनमेंट्स की सबमिशन या वो चीज़ें जो मैं स्टार्ट करूँगा, क्या वो मैं सबमिट भी करवा सकता हूँ अभी सारी चीज़ें एक साथ? अच्छा, जब मैंने आपको ये बात कही थी कि आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उस वक्त असाइनमेंट के बारे में क्या कहा था? उस टाइम तो सर आपने कहा था आप बस अल्लाह का नाम लेके वीडियोस देखना शुरू कर दे। तो मैंने वो फिर देखना स्टार्ट कर दी और तकरीबन 2 हफ्तों में मैंने मैंने साथ जो में है ना ये वो भी कहा सारा। था मैंने साथ में ये भी कहा था कि असाइनमेंट सबमिट हो या ना हो, लेकिन आपने करना है तो है ना। यस सर। सर वो आपकी नोटबुक शो नहीं हो रही जो आपने ये अभी खोली हुई थी साइकिट अभी लर्न की। अभी स्क्रीन वो मैंने चैट में दे दी है बेटा, अपने पास खुद ही डाउनलोड कर ले। कोमल अपनी स्क्रीन शेयर करा सर के चैट में बता नहीं दे आई। अमित को। चैट में नहीं आई सर। आ अरे गई है, भाई मैंने भी चैट डाउनलोड में की डाली है। है मैंने, अभी तो चैट में डाली है मैंने। क्या हो सर गया? मैंने भी डाउनलोड की है। आ गई है। सर जी प्लीज एक चीज बता दें कि अभी ये हमारा डीप लर्निंग का क्विज हो जाएगा। सर कुछ को शो नहीं हो रही। सर नहीं आई सर चैट में। देखे जरा। जिसके पास सर आ गई है दोबारा वो लोग बार बार शेयर करा देंगे। ओके। डीप लर्निंग का क्विज हो जाएगा, फिर उसके बाद सर उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वार्टर है इसके आगे वो कितनी देर बाद स्टार्ट होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, सर लेकिन वो जल्दी हो जाएगा। बेटा फौरन हो पहले ये जाएगा। तो क्लियर कर लो, पहले ये तो क्लियर कर नहीं, लो। हो जाएगा इंशाल्लाह, ये ये तो भी हो हो जाएगा जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा। ये है कि थर्ड इतना डीप में मत जाओ, पहले ये डीप लर्निंग कर लो। इंशाल्लाह जो है ना जल्दी हो जाएगा, देर नहीं होगी। देर सर नहीं ये डीप लर्निंग का क्विज कब तक एक्सपेक्टेड है हो जाएगा? नहीं पता मुझे यार, ये भाई वो मेरा डोमेन। नोटबुक क्लियर करें सर वाली काइंडली। सर क्विज भी अगर कंबाइन हो जाए तो बड़ी बात है। मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ दोबारा। ठीक है कोमल अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, उनको केगल का जो बता रही थी वो बता दे। सही। क्यों नहीं हो रहा है सर? पता नहीं किधर शेयर हो रहा है, अल्लाह ही जानता। सर ये बुक नहीं आई, बुक भी नहीं आई। ठीक है, ये मैं फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, फाइल वगैरह नहीं। कोमल आप कंटिन्यू करें, मैं फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ। ओके सर। तो मैम इस नोटबुक का लिंक भी जरा शेयर कर दीजिएगा जो कार प्रेडिक्शन। जी मैंने कर दिया स्क्रीन आपके साथ शेयर। नहीं, कार प्रेडिक्शन वाली। अच्छा, मैं ये भी सर फेसबुक पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, स्लैक पे भी। ठीक है। अच्छा सर, अब उसमें क्या किया था मैंने कि इनकी एक डाटा फ्रेम बना लिया था और फिर उस डाटा फ्रेम को मैं CSV में कन्वर्ट कर दिया। सही है। आउटपुट को मैंने CSV में कन्वर्ट कर दिया। माई सबमिशन जो भी आपने यहाँ पे CSV का नाम देना होगा वो आप कर लेंगे और इंडेक्स आप फॉल्स कर दें। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आप सबमिशन में जाके ना यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे अपनी फाइल्स। ठीक है, इस इधर जाएंगे, आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। जो भी फिर आपकी CSV फाइल बनी होगी वो अपलोड हो जाएगी और आपके पास स्कोर इस तरह आ रहा होगा। फौरन से जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपके पास ये स्कोर आ रहा होगा, पब्लिक स्कोर। मैम ये एक ही फाइल फॉर्मेट होता है इसमें? CSV फॉर्मेट ही आता है इसमें या कोई और फॉर्मेट भी? जैसे CSV ही का ही फॉर्मेट उनको चाहिए होता है। अच्छा ठीक। और फिर आपके यहाँ पे लीडर बोर्ड पे स्कोर्स भी आपको पता चल रहे होते हैं कि आप कहाँ पे कौन सी, मतलब यहाँ पे आप कहाँ पे शो हो रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे, मतलब कौन सी पोजीशन पे। मैम ये आपने तो इंडेक्स इस तरह आप क्यों किया था बैक पे? आपको मतलब इंडेक्स चाहिए नहीं थे क्या उसके? इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। एक मिनट, कहाँ पे कह रहे हैं आप? पैसेंजर आईडी ये? नो मैम, सबसे लास्ट में जो आपने इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स किया हुआ है, जो आपने CSV सेव करी है। इंडेक्स नहीं चाहिए था इसलिए, मतलब इसका जो इंडेक्स है वो इसका इंडेक्स मैच नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप ना करें, ट्रू कर दें, मसला नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे आप जितने भी कंपटीशन में पार्ट लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं यहाँ पे, जैसे हॉर्स प्राइज वाला जो आप लोगों ने किया था ना, आप लोगों की बुक में भी है। उसी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे जाएं और इसको ज्वाइन करें।
यहाँ पे चाहे आप ज्वाइन करें और यहाँ पे अपनी सबमिशन सबमिट करवाएं और आपके पास स्कोर आएंगे और आपको पता चलेगा कि जैसे आपने एक टेक्निक यूज की और यहाँ पे आपने शेयर किया, फिर आपको स्कोर पता चलेगा, फिर आप दूसरी टेक्निक यूज करें। जैसे आप अभी बहुत सारी टेक्निक्स बता रहे थे ना, तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं कितनी जो है गुड एक्यूरेसी या अच्छी एक्यूरेसी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रियल जो डाटा होता है ना वो दिया होता है। जिसमें टाइम लिमिट होती है कोई? नहीं, इसमें टाइम नॉलेज वाले में टाइम लिमिट नहीं होती, जो आपके प्राइस वाले होते हैं उसमें 3 मंथ 4 मंथ तक की टाइम लिमिट होती है। काफी मतलब लंबी टाइम लिमिट्स दी होती है लोगों ने, जैसे ये वाले जो है ना इनमें टाइम लिमिट्स होती है। इसमें जैसे मैं आपको खोल के बताती हूँ, तो यहाँ पे ठीक है, तो मैम यहाँ पे आप जिनका ये जो प्राइस होता है इन पे तो पूरी टीम्स काम कर रही होती है ना। टीम्स काम कर रही होती हैं, कुछ जैसे ये हैं, ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, आप टीम्स बना लें, टीम्स बनाने में कोई मसला नहीं होता, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो ये आप गोल्ड सिल्वर और इस तरह करके आपको इसकी हेल्प से आपको वो मिल रही होती है, और अगर आप लोगों की हेल्प भी करते हैं तो भी आपको मेडल्स मिलते हैं। और ये जी तो मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है या नहीं, आपका इंटरनेट ठीक है। इनकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आवाज़। नहीं आ रही। अच्छा मैम, तब तक वो नोटबुक फिर शेयर कर दें आप। कार प्राइस की जी मैम नोटबुक का लिंक आया हुआ है, वो फाइल नहीं शेयर हुई जो सर कह रहे थे। भाई वो फेसबुक पे देखो, वो सर ने कर दी है। सर ने कर दी होगी, फेसबुक पे सर बोल रहे हैं ना, उन्होंने कर दी होगी। मैं अभी जो है वो शेयर कर देती हूँ। अच्छा मैम, आपने अपनी एग्जांपल में भी और ये जो कार असाइनमेंट वाली में भी आपने सिर्फ इस पे 5 रॉस पे काम किया है, तो ये कोई नेसेसरी तो नहीं है, या इसमें मतलब थोड़ा डेटा को समझने के लिए हम जैसे हेड में फर्स्ट हमने 5 रॉस ले लिए हैं? हेड में तो 5 रोज आती है ना। जी आती हैं 5 default। रॉस, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई नेसेसरी नहीं तो नहीं है ना, ये सिर्फ हमने ये पूरे नहीं, ये हमने तो सिर्फ मॉडल आप दिखाने के लिए मैंने किया है, ये 5 रोज नहीं ली, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं देखिए 10 कर देती हूँ। जी वो तो मुझे पता है। मैं असल हाँ। में आपका जो था ना जो एग्जांपल थी वाली डेटा फ्रेम था आपका टाइटैनिक का, दूसरा ये आपने इसमें जो है ना फिक्स किया हुआ है, तो वो मैं पूछ रहा था। वैसे तो कोई नेसेसरी नहीं है, हम पूरे मॉडल पे ही हम काम करेंगे, इसलिए कहाँ मैं पे मैंने पूछने फिक्स के किया? देखिए नहीं, मैं आपने मतलब जो हेड है वो यूज़ किया। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज ऑफ 5 दिखा रही हैं और कार असाइनमेंट में भी आप 5 दिखा रही हैं, तो मतलब ये कोई नेसेसरी तो नहीं है ना, ये सिर्फ हमने ज़रा डेटा हमें ज़रा प्रॉपर समझ में आ रहा है, इस वजह से आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। बस मैं ये पूछ रहा था। मैम ये एसके लर्न वाला लेक्चर कौन सी वीडियो में है जहाँ पे हमने एसके लर्न लाइब्रेरी को स्टडी किया है? इसके लाइन की लाइब्रेरी को स्टडी किया है? नहीं, हमने नहीं किया हाँ, स्टडी। उसके वो ये आपने तो सिंपल कोई मैंने लेक्चर में किसी लेक्चर में भी किया। वो स्प्लिटिंग के लिए यूज की है। हाँ, अब ये तो नहीं है मतलब आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, ये तो नहीं है कि मतलब कह रहे हैं कि एक स्पून आप फीडिंग लाइब्रेरी नहीं है को सिर्फ खुद एक से। ही लेको नहीं बैठ सकते ना। स्पून मैंने फीडिंग कैगल सिर्फ इसलिए आप लोगों को बताया है, आप यहाँ पे इन लोगों के कोड्स देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की हुई हैं। तो ये इनके सबके मैम कोड हैं, ये और जितना दूसरे कोड पढ़ेंगे आप उतना आप क्लियर होगा। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज कट कट मैम के आ मेरी रही आवाज है, आ रही कट के आ रही है। ये देखिए इनको ये, अच्छा आप अपनी नोटबुक ना भी शेयर करें कोई मसला नहीं है, ये लोग जो है लोगों की हेल्प करने के लिए शेयर करते हैं नोटबुक। मैम मैं कह रहा था कि ये जो टॉप पे आ रहे होते हैं लिस्ट के अंदर, जो जिनके एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है और टॉप पे होते हैं, इनकी हम नोटबुक्स देख सकते हैं इन्होंने क्या कोड किया हुआ है, या वो प्राइवेट होता है? देखिए जिसने शेयर किया होगा उसकी नोटबुक दे सकते हैं, और जिसने प्राइवेट किया हुआ है उसकी आप नहीं दे सकते। तो ये लोग खुद क्यों शेयर करेंगे, मतलब वो चीटिंग वाला काम नहीं हो मोस्टली जाएगा? नहीं, बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सीखें, और उन्होंने ये देखिए इनको मेडल मिला हुआ है, उन्होंने अपनी फाइल शेयर की हुई है। चीटिंग तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन आपकी जो है वो
लर्निंग के लिए दिया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म जो है वो सीखने के लिए प्लस अर्निंग। हाँ मैडम, ये लेक्चर कब अपलोड होगा गूगल ड्राइव पे? ये सर कर देंगे अपलोड, सारे अपलोड हुए हैं, ये भी कर देंगे आई थिंक शाम तक नो करने मैम, की जरूरत पिछला लेक्चर लास्ट लेक्चर नहीं अपलोड हुआ, डीप देखिए लर्निंग हुआ 7 हुआ का है, लेक्चर। क्यों नहीं हुआ हुआ, मैं एक खोले में मेरे पास PIAC ड्राइव। मैम आप क्या कह रही थी? मेरा इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, तो आपकी आवाज कट रही थी। कब मैं क्या कह रही थी, मैं कब से बोल रही हूँ। मैम वो चीटिंग वाला जो मैं पूछा था कि लोग मतलब कॉपी नहीं कर सकते, उनका कोड या देख लेंगे आप उनकी कॉपी जो कर लें, टेक्निक है आप वो। कॉपी कर लें, आप कॉपी करके उनकी वो कर दें अप्लाई, कोई मसला नहीं है, सीखना है बस, हर कोई सिखाना चाहता है आपको यहाँ पे क्या करना है। कह रहे चीटिंग कर लें बट आप सीख लें। ये देखिए लास्ट वीडियो शेयर है आपके साथ, लास्ट क्लास अच्छा ये लास्ट के नाम से लास्ट क्लास संडे। जी, ठीक है मैं ये लिंक शेयर कर दूँ ठीक है, लास्ट क्लास संडे। मैम वैसे एक छोटा सा मसला भी था लेक्चर के हवाले से ना, कि कुछ लेक्चर थे जिनकी सैटरडे की क्लास अपलोड हुई है, कुछ है जिनकी संडे की क्लास अपलोड हुई है, तो वो उसमें ना थोड़े थोड़े कुछ टॉपिक्स मिस हो गए हैं, मतलब कुछ जो सैटरडे के कुछ मतलब लेक्चर पीछे हैं जो संडे की क्लास में चल रहे हैं, फिर वो आगे से चल रहे हैं, इस तरह का एक मसला भी है। अच्छा क्या कह रहे हैं आप, सैटरडे और संडे? मतलब इस क्लासेस का ये है ना कि मतलब जैसे लेक्चर 4 से आगे या लेक्चर 5 से आगे मेरे ख्याल से सिर्फ संडे की क्लासेस का लेक्चर है, और इसी तरह मतलब तो वो ये है कि वो थोड़ा सा डिफरेंस है ना सैटरडे और संडे की क्लासेस में, हाँ मतलब मैं देख ली थी ये कुछ चीज। तो वो फिर ना मतलब अब मैंने तो प्रॉपर क्लासेस नहीं ली हुई, मैं तो सारी क्लासेस जो है वो इधर से ड्राइव से ही देख के कर रहा था, तो इसमें ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने कहा वो समझ नहीं आती ना फिर वो दूसरी कि वो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं ठीक है, कह मैं रहा था सर कि से सारी। पूछ के, हाँ सर के पास है ना, मैं सर से पूछ के आपको बता दूंगी, आप यहाँ सर से डायरेक्टली पूछ लें। यार ठीक सर है, के लेक्चर देख लो भाई, पुराने लेक्चर अपलोड हुआ है वो देखो, गूगल से गूगल कुछ ड्राइव सर्च पे करो। ही वो कह रहे हैं कि क्योंकि सैटरडे और संडे की डिफरेंट है, मैं भी देख रही थी, सैटरडे वाले हम लोगों से पीछे थे, जैसे हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था और अभी हमने सिर्फ असाइनमेंट डिस्कस किया, तो उन्होंने कल भी चैप्टर 4 पढ़ा है, मतलब जो दूसरे स्टूडेंट सैटरडे के। को कबूल फरमाए वैसे एक बात पूछनी थी मुझे। अजर अजीम नसीब फरमाए। जामी मस्जिद अल फलाह मोहम्मदी कॉलोनी में तामीराती काम शुरू है, इस काम में अपना हिस्सा मिलाते जाएं, ताउन करते जाएं और म्यूट कर ले प्लीज। ये तो फैसलाबाद से आवाज आ रही है लगता है, ये तो फैसलाबाद के अंदर मैम एक्सक्यूज मी, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है। मैम ये जो आपने सारी लाइब्रेरीज इसमें इंपोर्ट करवाई हैं, टेंसर फ्लो, सीब्रॉन वगैरह, ये जुपिटर की अगर हम नोटबुक यूज़ करते हैं तो उसमें पहले से होती हैं या हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी मैम? मैंने सिर्फ इंपोर्ट करवाई थी ना, थी अच्छा, तो आपने जो एनाकोंडा में मैंने जी करी। जी मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, उसमें जो जुपिटर की जो नोटबुक है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें बस हम इंपोर्ट करवा लें, उसमें ये सब पहले से ही होती है, इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं है जी अलग से? एसके लर्न करनी पड़ेगी आपको, एसके लर्न इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नहीं वो भी सिर्फ इंपोर्ट करने की जरूरत है आपको। टेंसर फ्लो आपको करनी पड़ेगी, एस्केलर्न सिर्फ आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है। अच्छा, टेंसर फ्लो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आप कह जी, रही हैं अलग वो से। तो आप लोगों को कर लेनी चाहिए अभी तक, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस। मैम एक फाइल जो है वो मिसिंग थी मल्टीपल डेटा फ्रेम्स के नाम से, जिसमें कस्टमर ऑर्डर्स और ये पांडास में, वो गिटहब पे मैंने देखा उसकी रिसोर्स फाइल में वो नहीं मिली मुझे। पांडास की एक फाइल थी जिसका नाम था मल्टीपल डेटा फ्रेम्स, उसमें कस्टमर आईडी ऑर्डर्स वगैरह थे जिनका डेटा था वो, फिर उसमें ये म्यूट कर लें, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। जी प्लीज म्यूट कर लें।
सुभान भाई म्यूट कर ले यार। इस काम में अपना हिस्सा यार मैम आप एक जामिया बार सबको महमदी वाले म्यूट म्यूट कर लें। मैम आप एक बार सबको म्यूट कर दें ताकि फिर वो बात सही है। जी हाँ तो मैम मैं कह रहा था कि वो एक फाइल है जो मल्टीपल डेटा फ्रेम्स के नाम से पांडास में, वो मैंने वीडियोस में देखा था सर, उसके बारे में बता रहे थे। उसमें कुछ डेटा था कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, इस तरह का, और फिर उसमें से उसको कोई ज्वाइन वगैरह लगा के जो है वो सॉल्व करनी थी वो फाइल जो है, मतलब जुपिटर की तो वो सर की नोटबुक। गिटहब पे शेयर होगी ना? वो मैंने गिटहब पे चेक किया था, वो उसका सर की गिटहब गिटहब पे रिसोर्सेज आपने में चेक मुझे वो, किए? यस सर, यस मैम, उसकी वो रिसोर्सेज में मुझे नहीं मिली वो फाइल। ठीक है, मैं फिर सर से पूछूंगी मल्टीपल कि सर के पास है, आप मुझे मल्टीपल डेटा कॉस्ट फ्रेम्स। ऑफ लिविंग के नाम से है फाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट कॉस्ट सर का गिटहब गिटहब। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? मैं क्लास एंड कर दूं? मैम ये स्लैक के ऊपर भी शेयर कर दें काइंडली ठीक है फाइल एसक्यूएल वाली। मैम ये नोटबुक लाजमी याद से शेयर कर लास्ट डेट क्या है असाइनमेंट की? वो आप लोगों को बता देंगे, आप लोग बस काम स्टार्ट करें। लास्ट वाले दिन लेके बैठेंगे तो नहीं होगा आप लोगों का। लास्ट डेट मत पूछो यार, ना ही वो लास्ट डेट, बस कर लो आराम। बस हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और मतलब जितने ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैम वो पोर्टल स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ, वो किस से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अभी? जैसे आपकी मैंने सर जीशान से भी बताया था, सर नासिर का भी आपको नंबर भी दे दिया था मैंने, और उनको मैं बहुत दफा टेक्स्ट कर चुकी, मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी उनकी शेयर किए थे। ये उनके उनको वो ईमेल करते हैं तो ईमेल पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, कोई फोन नंबर हो या कोई और रास्ते में साफ हो तो। मैंने आपसे उनका मतलब स्क्रीनशॉट शेयर किया था ना, जो उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया था। अच्छा मैम, कोई चांस है कि हम इनको कुछ कपल ऑफ असाइनमेंट्स को गाइडेड प्रोजेक्ट्स में कर दें, जो है ना कन्वर्ट, जैसे आज हमने एक जर्नल डिस्कस किया, इस तरह जो फ्लावर्स वाली है अब वो भी थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स होगी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पर्पस लर्निंग ही है तो लर्निंग विद एग्जांपल, और क्या कुछ मतलब सर्टन सारी नहीं, कुछ जो ऐसे नहीं की जा सकती? थोड़ा आप ऊंचा बोले हैं, मुझे आवाज समझ नहीं आई आपकी। मतलब असल में वो सर नासिर से करता सवाल, लेकिन वो चले गए। क्वेश्चन अभी मेरे ज़हन में आया, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कपल ऑफ असाइनमेंट्स जो हैं हम उनको गाइडेड प्रोजेक्ट में कर दें ना कन्वर्ट, क्योंकि पर्पस अगर लर्निंग है तो लर्निंग विद एग्जांपल भी हो सकती है कि 2 से 3 जो है वो स्टूडेंट्स खुद से अटेम्प्ट करें, और इसमें से क्योंकि 5 हैं, कोई कम तो नहीं है, 5 प्रोजेक्ट्स हैं, तो अब 2 एक जो है वो अगर थ्रू PIAIC गाइडेड प्रोजेक्ट हो जाए कि हाँ कि ये है एक लेके, तो फैकल्टी में से या एनीवन जो है ना कि जो भी टीचर है वो इसको एक्सप्लेन कर दे कि ये ऐसे है, दिस इज दीज आर द प्रैक्टिसेस, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और ये जो है ना बैड प्रैक्टिसेस हैं, और इस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे जिसमें ये भी आए कि उसके हमने अल्टीमेटली सिर्फ प्रेजेंटेशन ये बनाना नहीं, कोई रिजल्ट लेने नहीं है, उनको फिर कुछ टेक्स्ट फॉर्म में हमने इंटरप्रेट कैसे करना है कि ये रिजल्ट है तो इसको हम ऐसे देखेंगे, ये राइट है, ये रॉन्ग है, इस चीज को हम ये करेंगे, ये चीज चेंज। हाँ, ये आप, मैं अगर बेस्ट आपको बोलूं, फैकल्टी को अगर आप नाम भी देखें, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आप एक दफा मतलब कोई भी एक डाटा सेट लें और फिर आप कैगल पे जाएं तो आपको आइडिया होगा। लोग मतलब हम लोग पाकिस्तानी तो इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते, उन्होंने मतलब एक एक चीज लिखी हुई है और उन्होंने बताया कि आप इस तरह करेंगे तो ये होगा। अब 6 से 7 लोगों की नोटबुक देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा। हम लोग तो उसमें चल जाते हैं ना, कोई हमारी चीटिंग कर लेगा, तो वो आप देख रहे होंगे कि उनको मेडल्स भी मिले हुए हैं, उन्होंने अपनी फाइल्स भी शेयर की हुई हैं, तो मेरे ख्याल से वहां से ज्यादा आपकी अच्छी लर्निंग होगी। ये 5 असाइनमेंट आप स्टार्ट तो करें, 5 नहीं 3 भी हुए तो हम लोग आप लोगों का देखेंगे काम इंशाल्लाह। मैं भी बाद में सर जो है सर अनीस या सर नासिर इसको कम कर दें, क्योंकि क्विज की डेट भी सर अनीस ने आप लोगों की वजह से थोड़ी एक्सटेंड करवाई है कि अब ये आप लोग को असाइनमेंट दिए हैं, तो थोड़ी उनसे रिक्वेस्ट की है एडमिनिस्ट्रेशन से तो थोड़ी आगे कर दें।
मैम वो ये दो मसले आपने उनको बताने हैं, एक सैटरडे और संडे वाली क्लासेस का, और दूसरा वो फाइल नहीं मिली मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से भी रिसोर्सेज में, वो गिटहब पे वो की रिसोर्सेज में वो फाइल नहीं है मल्टीपल डेटा फ्रेम्स की। ठीक है, ये आप अगर सर का कांटेक्ट है आपके पास तो आप सर को भी कर दें डायरेक्ट मैसेज, में मुझे भी एक दफा रिमाइंड करवा दें तो बेस्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप पे या नहीं, आप फेसबुक पे या स्लैक पे मेंशन करके कर दे मैसेज। ठीक है, फेसबुक पे मैं कोमल आफ्ताब के नाम से हूँ, स्लैक पे भी कोमल आफ्ताब के नाम से। ठीक है, ठीक है, मैं क्लास एंड कर दूँ? ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज मैम। दुआ में याद रखिएगा क्योंकि आई थिंक आज लास्ट प्लान। दुआओं की हमें ज़्यादा ज़रूरत है मैम, आप जो हमें आप भी दुआ में याद रखिएगा। जी जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी। अल्लाह करे